Hello everyone, I am Dr. Vikas, Assistant Professor at GCW Gurauda, Rewari. वेलकम बैक बच्चों हम लोगों ने हमारे थर्मोडायनेमिक्स के फोर्थ पार्ट के लास्ट लेक्चर के अंदर थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स या हम बोल सकते हैं थर्मोडायनेमिक फंक्शंस को स्टार्ट किया था और हमने देखा था कि ये एक्चुअली होते क्या हैं और ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज के हम अपने लेक्चर के अंदर जो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स या आप बोल सकते हो थर्मोडायनेमिक फंक्शन है जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी या गिव्स फंक्शंस, उसको कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। गिव्स फ्री एनर्जी, इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखते हैं? इट इज ए static property decrease in whose value is equals to net useful work done by the system during isothermal change। किस लिए बोला बच्चे? देखो हमने बोला था कि अगर हमारा प्रेशर भी फिक्स हो गया और टेम्परेचर भी फिक्स हो गया तो वहां पे एक जी एग्जिस्ट करेगा जिसको हमने गिव्स फ्री एनर्जी या गिव्स एनर्जी बोल दिया। फ्री नहीं है, इसका नाम ही ऐसा है गिव्स फ्री एनर्जी। इसका मतलब ये नहीं कि फ्री एनर्जी है। तो देखो अब यहां पे अगर हम इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे और ये क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि यहां से हम P1 T1 से गए, T1 P1 था, यहां पे इसकी वैल्यू थी G1। अगर हमने स्टेट चेंज कर दी, यहां से हम इसके ऊपर चले गए P2 या T2 टेम्परेचर, तो यहां पर एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी जिसकी वैल्यू क्या हो गई G2। तो कह रहा है कि जब स्टेट 1 से स्टेट 2 पे गए तो जो G2 माइनस G1 आएगा जिसको मैं बोल सकता हूं चेंज आ जाएगा। जब मैं स्टेट 1 से 2 पे गया तो ये किसकी वैल्यू आएगा? नेट यूजफुल वर्क। जो वैल्यू अगर हमने बोला कि अगर हमने बोल दिया कि जो ये डिक्रीज आ जाएगा किसके अंदर, ये, क्योंकि यहां पर इंटरनल एनर्जी ये डिक्रीज कब होगा? जब G1 ज्यादा होगा किससे? G2 से। जब G2 माइनस G1 करूंगा तो मेरी वैल्यू आएगी। तो कह रहा है कि जब मैं स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जाऊंगा और उसकी वजह से जो मेरा गिव्स फ्री एनर्जी में चेंज आएगा वो क्या बताएगा? नेट यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। तो मैं इस G1 को कितनी मेजर नहीं कर सकता, G2 भी कितना उसको इस स्टेट पे एक्चुअली मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे किसी स्टेट से दूसरी स्टेट पे सिस्टम गया और हमारे कुछ नेट यूजफुल वर्क मिला, तो जो नेट यूजफुल वर्क हमें मिला उसकी वैल्यू तो हमें पता है क्योंकि वर्क को तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो वैल्यू मिली वर्क से हम बोल सकते हैं उतनी वैल्यू क्या होगी? हमारी इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज या चेंज आ गए। तो इसके लिए हम देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्या होगा। तो हमारे पास सबसे पहले मैक्सवेल रिलेशन होता है, मैक्सवेल रिलेशंस आते हैं। इसको हम प्रूव करते हैं कि एक्चुअली ये नेट यूजफुल वर्क के इक्वल होगा इसकी डिक्रीज इन वैल्यू। तो हमारे पास यहां पे G होता है, G इज इक्वल्स टू H माइनस TS। ये रिलेशन है मैक्सवेल रिलेशन। यहां पर क्या हो गया? H एंथैल्पी, T टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम और S क्या हो गया? एंट्रोपी। अब हमने बोल दिया यहां पर फॉर एनी स्टेट, फॉर any initial state having enthalpy H1 and entropy S1, then it will have gives free energy G1। अब हमने बोल दिया, देखो ये एक रिलेशन है जो हमने याद रखना है ऑलवेज। तो G इक्वल्स टू H माइनस TS ये रिलेशन हो गया। अब हम बोलते हैं कि अगर हमारी एक इनिशियल स्टेट है जहां पे एंथैल्पी H1 है, एंट्रोपी S1 है, और क्योंकि जो चेंज हमने पहले बोला ड्यूरिंग आइसोथर्मल चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर फिक्स हो गया, तो वहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? G1 इज इक्वल्स टू H1 माइनस TS1। अगर इसको इक्वेशन 1 बोला तो ये ऐसा हो गया। देखो नाउ इसी के बाद अगर हम लिखें कि G2 स्टेट में चले गए, अगर हम नेक्स्ट स्टेट में चले गए जिसके ऊपर एंथैल्पी H2 थी एंड एंट्रोपी S1 था, लिखा
for any initial state having enthalpy H1 and entropy S1, then it will have gives free energy G1 at constant temperature. Now if system goes in final state to having enthalpy H2, entropy S2, then gives energy will be, then gives energy G2. अगर चेंज हो गया तो हम क्या बोलेंगे, G2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, H2 माइनस TS2, क्योंकि वो भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इसी टेम्परेचर कांस्टेंट था, हमने दोनों में से दो चीजें चेंज कर दी. अगर इसको बोला हम लोगों ने इक्वेशन 2 और इसको बोल दे इक्वेशन 3, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दे, क्योंकि ये फाइनल स्टेट का आ गया, ये इनिशियल स्टेट का, देन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3, सॉरी 2 फ्रॉम 3, हमें क्या मिलेगा, G2 माइनस G1 इक्वल्स टू G2 माइनस TS2 माइनस H1 माइनस TS1. तो यहां से क्या आएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा G इज इक्वल्स टू, सॉरी G2 नहीं था, ये H2 था, H2 माइनस TS2. तो यहां से क्या होगा, H2 माइनस H1 माइनस बाहर TS2 माइनस TS1, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर इनको मैं माइनस सिंबल ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा ऐसा, तो T बाहर लेके, तो यहां से क्या बनेगा, डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H, H2 माइनस H1 माइनस T बाहर आ गया तो ये क्या आएगा, S2 माइनस S1, S2 माइनस S1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 4. तो जनरली अगर हमारे पास G इक्वल्स टू H माइनस टी एस है बच्चे, तो आपको जो सेकंड इक्वेशन याद रखनी है वो ये याद रखनी, क्योंकि हम आगे जितने भी हम डेरिवेशंस करेंगे, एक्सप्रेशंस करेंगे, उनके अंदर हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे. और ये इक्वेशन कैसे आती है, जब हम एक स्टेट, इनिशियल स्टेट करते हैं, एक फाइनल स्टेट करते हैं, और उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, यहां पर उसकी हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं, यानी कि G2 माइनस G1, तो हमारे पास डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S इक्वेशन आ जाती है. अब इसके अंदर हमें वैल्यू पुटअप करनी, ये हमारी मेन इक्वेशन होगी बच्चे एक टाइप से. अब हमें पता है, वी नो कि आपने जब एंट्रोपी पढ़ा था, एंट्रोपी चेंज, तो हमें पता है वी नो डेल्टा S इज इक्वल्स टू Q रिवर्सिबल बाय T, यानी कि जो हीट ऑब्जॉर्व या रिलीज होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं एंट्रोपी. तो डेल्टा S क्या हो गया, Q रिवर्सिबल बाय T. अब यहां पर एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, देखो क्या हुआ, अब मैं T को यहां पे लिया हूं तो क्या आ जाएगा, T डेल्टा S इज इक्वल्स टू Q रिवर्सिबल. ये है कि रिवर्सिबल मैनर से जो हीट रिलीज या ऑब्जॉर्व होती है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसी को मैं, उसकी वैल्यू इक्वल होती है कि एंट्रोपी चेंज. ये ऐसा हो गया. अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, ये भी आप देखो, ये वैल्यू जो एक्सप्रेशन है और जो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, ये तो सभी में यूज करेंगे ही करेंगे अभी. तो हमें पता है फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, डेल्टा U इक्वल्स टू, अगर मैं लार्ज चेंज की बात करता हूं तो Q रिवर्सिबल प्लस W, ये प्लस W भी हो सकता है, इसी को मैं बोलता हूं डेल्टा U इक्वल्स टू Q रिवर्सिबल माइनस W. ऐसा क्यों करते हैं बच्चे, ये जो वर्क है यहां पे, ये रिवर्सिबल वर्क है, यानी कि कौन से मैनर से, रिवर्सिबल. ये कौन से मैनर से, रिवर्सिबल वर्क है हमारे पास. यहां पर ये बोलते हैं इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इफ वर्क इज, सॉरी, डन ऑन द सिस्टम, और ये क्या है, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम. ये अलग अलग नहीं है, ये W की फॉर्म में ऐसा, अगर मैं P del V की टर्म में लिखूंगा तो अलग हो जाएगा. तो जनरली क्या है, ये फर्स्ट लॉ है और ये भी फर्स्ट लॉ है, तो अगर मैं W की टर्म में सिंबल के साथ रखूं, क्योंकि जब वर्क सिस्टम के ऊपर होता है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तब W का साइन प्लस होता है, और जब सिस्टम काम करता है तो उसका साइन कैसा होता है, नेगेटिव. तो जनरली हम इसको ट्रीट करते हैं कि सिस्टम काम करता है, तो जनरली हम इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे. हमारे इस थर्मोडायनेमिक्स के फोर्थ के सभी एक्सप्रेशंस के अंदर हम इसको यूज नहीं करने वाले. एक्चुअली ये भी फर्स्ट लॉ, अदरवाइज ये भी कैसा है, फर्स्ट लॉ. हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं बच्चे. अब यहां से हमें क्या पता चला, देखो, एंड Q रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W रिवर्सिबल.
ये हो गया। अब मैं इसके अंदर अगर मैंने इक्वेशन 4 लिखा तो इक्वेशन ये क्या हो गई 5, क्योंकि यहां से हमारे पास टी डेल्टा एस की वैल्यू आ गई क्या, क्यू रिवर्सिबल। और हमें क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू हमें फर्स्ट लॉ से मिलती ही मिलती है। तो अब हमें क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू क्या आ गई, अगर मैं लिखूं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू रिवर्सिबल यहां पर एंड पुटिंग इन इक्वेशन 4, तो अगर इसको इक्वेशन 5 बोल दें और इसको क्या बोल दें 6, तो क्या लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q reversible in equation 5 and then putting the value of T delta S in equation 4 we get, हमें क्या मिलेगा, देखो जब इसके अंदर वैल्यू पुटअप कर दी तो हमारे पास टी डेल्टा एस किसके इक्वल आ गया, तो देयरफॉर टी डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल क्या हो गया, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू रिवर्सिबल। अब इस टी डेल्टा एस की वैल्यू हमने किस में कर देंगे, इक्वेशन 4 में। तो मेरे पास क्या आ गया, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा, क्योंकि ये वैल्यू पुटअप करेंगे माइनस का साइन है तो माइनस यू, और यहां पे क्या डब्ल्यू रिवर्सिबल। ये आगे बच्चे हमारे पास। अब यहां पर हमें पर देखो डेल्टा यू आ गया, डब्ल्यू रिवर्सिबल, हमारे पास यहां पे डेल्टा एच है, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा। अब हमें एंथैल्पी की भी एक इक्वेशन होती है एंड वी नो, तो यहां पे आपकी बुक में यहां पे वैल्यू पुट अप करो या यहां पे, अब हम करेंगे एंड वी नो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास एंड वी नो। तो यहां पर ये एंथैल्पी का ये रिलेशन है, H इज इक्वल्स टू, जो रिलेशन आता है H इज इक्वल्स टू यू प्लस पीवी होता है। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम चेंज देखेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी एंड पुटिंग एंड वी नो, तो हम इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल वी माइनस डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल। यहां से क्या आएगा, डेल्टा यू से डेल्टा यू कैंसिल, तो डेल्टा जी क्या आ गया, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू, यहां से देखो पी डेल वी माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या लिखूंगा, माइनस डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू रिवर्सिबल माइनस पी डेल्टा वी। ये क्या है, ये आता है हमारे पास पीवी वर्क, पीवी वर्क बोलते हैं, पीवी वर्क, या इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन वर्क, एक्सपेंशन वर्क बोलते हैं बच्चे, जो कि हमारा पिस्टन करता है। क्योंकि जब गैस कैसे काम करेगी, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, कैसे, जब गैस का क्या होगा, एक्सपेंशन, तभी हम बोलते हैं। तो यहां से डब्ल्यू रिवर्सिबल हमें पता है और हमें ऑलरेडी हमारे सेकंड पार्ट में कर चुके हैं और इवन फर्स्ट पार्ट के अंदर, कि जो एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, एक इरिवर्सिबल, और जो वर्क डन होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में वो मैक्सिमम वर्क होता है। हमारे जो वर्क मिलता है रिवर्सिबल प्रोसेस में वो मैक्सिमम वर्क मिलता है, उससे ज्यादा वर्क हमें कभी भी नहीं मिलता। तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूं, एंड डब्ल्यू रिवर्सिबल इज डब्ल्यू मैक्सिमम वर्क। भाई ये मैक्सिमम वर्क हमें रिवर्सिबल प्रोसेस में मिलता है, तो यहां से क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू मैक्सिमम वर्क माइनस पी डेल्टा वी, का मतलब क्या हो गया, माइनस पीवी वर्क। तो देखो क्या हुआ कि मैक्सिमम वर्क मिला जो हमें मिलना था, उसके अंदर से ये पीवी वर्क यानी कि एक्सपेंशन वर्क हमने माइनस कर दिया, पी डेल्टा वी, ये पी डेल्टा वी वर्क लिखा माइनस पी डेल्टा वी, या इसी को हम इस वे से लिख सकते हैं माइनस पी डेल्टा वी, और ये क्या था, दिस इज एक्सपेंशन वर्क। अगर मैं इसके अंदर से जो ये एक्सपेंशन वर्क जो सिस्टम कर रहा है माइनस कर दूं, देखो टोटल वर्क हमें कुछ भी मिला -20 जूल हमें मिलना था, उसके अंदर से 5 जूल तो सिस्टम ने एक्सपेंशन वर्क में यूज कर लिया, वर्क हमारा कुछ एनर्जी यूज कर, तो जो टोटल माइनस डेल्टा जी क्या आएगा, दिस इज इक्वल्स टू, जब इस मैक्सिमम वर्क में से ये एक्सपेंशन वर्क निकाल देते हैं यानी कि पीवी वर्क जो सिस्टम खुद कर रहा है, तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा, डब्ल्यू यूजफुल वर्क। तो नेट यूजफुल वर्क हमें मिल जाएगा बच्चे, पी मैक्सिमम वर्क में से जब हम ये पीवी वर्क जो एक्सपेंशन वर्क जो सिस्टम कर रहा है उसको माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या मिलता है, डब्ल्यू मिलता है, और ये कौन सा मिलता है, नेट यूजफुल वर्क। तो हमने क्या देखा कि जो डेल्टा जी यानी कि जो चेंज आएगा गिव्स फ्री एनर्जी में, कौन सा चेंज, डिक्रीज इन वैल्यू, इसकी वैल्यू में डिक्रीज जितना हो जाएगा हमारे पास, जब वो सिस्टम G1 से G2 गया तो जितना चेंज आया वो फाइनली किसके इक्वल आ गया, नेट यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम, जो कि हमने इसकी डेफिनेशन में ही लिखा था। तो जनरली एक एनर्जी ही है जिसकी हम एग्जैक्ट G1 कितना होगा G2 कितना होगा हम नहीं निकाल सकते,
या उसके अंदर कितनी जो भी स्टेट फंक्शन है उसके ऊपर यहां पर इस एनर्जी को हम नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन उसका चेंज निकाल सकते हैं। वो चेंज कैसे? हमें यूजफुल वर्क जो मिलेगा वो हम बोलेंगे उसकी वैल्यू हो गई किसके इक्वल है? उसकी डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी या गिव्स फंक्शन के वैल्यू के अंदर जितना चेंज या डिक्रीज आए। तो ये हमारे एक्सप्रेशन था जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और जो आए। बच्चे इसके बाद हमारे पास आता है वेरिएशन ऑफ G with टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि G कैसे वेरी करता है अगर टेम्परेचर में चेंज किया जाए या प्रेशर में चेंज किया जाए। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमें पता था वी नो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल रिलेशन, क्या रिलेशन था मैक्सवेल रिलेशन? तो हमने क्या लिखा था? G इज इक्वल्स टू H माइनस TS। ये इक्वेशन 1 है। अब हम इक्वेशन 2 क्या करेंगे? हमें लिखना है इफ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम U1 to U2 and S1 to S2 at constant temperature, then डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा G किसके इक्वल था? G2 माइनस G1 इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी कि डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, इसको इक्वेशन 2। ऑलवेज हम ऐसा करेंगे क्योंकि इसके बाद हमारे पास आएगा गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, जो हम ये डिराइव कर रहे हैं अभी इस रिलेशन के साथ हम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम करेंगे, केवल लास्ट में रिजल्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, 2 स्टेप एक्स्ट्रा आ जाएंगे। अदरवाइज जो हम ये वेरिएशन ऑफ G देख रहे हैं विद टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में करने वाले हैं। तो अब यहां पर ये हो गया। अब हमें पता है कि H की वैल्यू भी क्या है। देखो ये इक्वेशन तो हमने याद रखना था। अब नाउ एंड वी नो एंड बाय putting the value in equation, putting the value of H enthalpy in equation 1, हमें पता है H is equals to U plus PV, ऐसा होता है H is equals to U plus PV। ये वैल्यू पुटअप कर देंगे 1 में, तो हमारे पास क्या बचेगा? G is equals to U प्लस PV माइनस TS। बच्चे देखो ये करेंगे ही करेंगे, यहां पर इसका भी यूज नहीं करेंगे, हमने एक्स्ट्रा लिख दिया क्योंकि सेम मेथड हम दूसरे में यूज करने वाले इसलिए लिखा है। अदरवाइज अब हमें H की वैल्यू पुट अप करेंगे U प्लस PV, ये रिलेशन होता है मैक्सवेल का ही हमारे पास दूसरा। अब यहां से ये आ गया एंड डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन एंड डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन वी गेट। अब हमें क्या मिलेगा अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दे? तो देखो dg इक्वल्स टू du प्लस pdv प्लस vdp माइनस tds माइनस sdt। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई जिसको हम इक्वेशन बोल सकते हैं यहां पर इक्वेशन 2 हो गया था हमारे पास, तो इक्वेशन क्या हो गई? 3। अब हमें जो ds आ गया, देखो फर्स्ट लॉ जैसे हमने लास्ट वाले में भी किया था जब हमने गिव्स फ्री एनर्जी निकाला था यूजफुल वर्क इक्वल होता है, तो अब हमें पता है वी नो क्या ds क्या हो जाएगा? ds इज इक्वल्स टू डेल्टा Q रिवर्सिबल बाय T, ऐसा होता है। अगर हम डेल्टा S लगा देते हैं, देखो D की जगह डेल्टा S लार्ज चेंज, तो यहां पे हम Q रिवर्सिबल बाय T लिखते हैं, ये लार्ज चेंज। ये दोनों एक ही अलग अलग नहीं है। अगर हम स्मॉल चेंज की बात करते हैं तो इसका आगे डेल्टा सिंबल लगा देते हैं, डेल क्यू रिवर्सिबल बाय टी। अगर लार्ज चेंज है तो हम इस तरीके से लिखते हैं। अब क्या हुआ? तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे? TDS इज इक्वल्स टू क्या? डेल क्यू रिवर्सिबल। अब हम डेल क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू पुट अप करते हैं किससे? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ जो हमने किया था, हम सभी में ऐसे ही करते हैं। एंड फ्रॉम फर्स्ट लॉ वी नो, इसको साइड में लिख देते हैं इधर। फ्रॉम फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या आ गया? देखो अगर हम चेंज स्मॉल चेंज में लिखते हैं, देखो du की टर्म में लिखें तो du इक्वल्स टू डेल क्यू रिवर्सिबल और प्लस
ये डेल डब्ल्यू रिवर्सिबल, हम ऐसा करते हैं यहां पे। अगर हमने डेल्टा की टर्म में लिखा था तो हम ऐसा लिखते हैं क्यू रिवर्सिबल प्लस डब्ल्यू रिवर्सिबल। ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये स्मॉल चेंज के लिए हम ऐसा सिंबल लगाते हैं, लार्ज के लिए हम यहां पे यूज नहीं करते। तो हमने यहां पे ds डिफरेंशिएट किया था तो हम ये स्मॉल वाला लेंगे। अब यहां पे हमें तो नीचे वाले को हम रब कर देते हैं बच्चे। अब यहां पर ये इक्वेशन आ गई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। हमें क्या चाहिए, डेल क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू। और अगर ये W हमारे पास सिस्टम, अब हम करते हैं वी नो इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम देन क्या हो गया, जो डेल W हमारे पास आएगा रिवर्सिबल, दिस इक्वल्स टू माइनस पी नॉर्मली P डेल वी लिखते हैं हमारे पास, अगर कैपिटल W लिखता है ये ऐसा रिवर्सिबल तो क्या लिखता P माइनस P डेल वी, ऐसा साइन। अब मैं W की टर्म में नहीं देख रहा, मैं P डेल V की टर्म में देखना चाहता हूं। तो मेरे पास अगर सिस्टम डन काम करता है, सिस्टम के द्वारा काम किया जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल W रिवर्स माइनस P डेल V। अगर मैं इसकी वैल्यू पुटअप कर दूं यहां पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट लॉ du इक्वल्स टू डेल क्यू रिवर्सिबल माइनस पी डी वी। और यहां से मेरे पास डेल क्यू रिवर्सिबल किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल्स टू du प्लस पी डी वी। अब हम इसकी वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुटअप कर दें तो मेरे पास फाइनली क्या आ जाएगा, TDS की वैल्यू आ जाएगी और TDS की यहां पे पुटअप कर दें तो क्या होगा, देखो हमें इस इक्वेशन में DS की जगह हमने पहले TDS की वैल्यू निकाली, ये क्या हो गया Q रिवर्सिबल। अब हम Q रिवर्सिबल की वैल्यू पुटअप करेंगे इन टर्म्स ऑफ ये, एंड बाय पुटिंग दिस वैल्यू एंड देयरफॉर वी गेट, मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, इसकी वैल्यू को यहां पे पुटअप कर दूं तो TDS इज इक्वल्स टू du प्लस PdV एंड बाय पुटिंग द वैल्यू। अब आपके पास दो चांस है बच्चे, आप TDS की जगह वैल्यू पुटअप करो या du प्लस PdV आ गया, du प्लस PdV ये दोनों टर्म दे रखी है तो हम क्या लिख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ du प्लस PdV इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन थी 3। अब हमें क्या मिलेगा, अगर इसकी जगह du प्लस PdV की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये हम लोगों ने किसके इक्वल आ गया था, ये दिस इज इक्वल्स टू TDS। तो हमारे पास क्या बनेगा, dg इज इक्वल्स टू TDS प्लस VdP माइनस TDS माइनस SDT। तो TDS से TDS कैंसिल, तो हमारे पास क्या गया, dg इज इक्वल्स टू VdP माइनस SDT। ये हमारी एक में इक्वेशन आ गई बच्चे यहां पर। अब देखो अगर हम यहां पे कांस्टेंट कर दें इस इक्वेशन के अंदर, हमारे पास चेंज आ गया कि ये भाई ये चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है और किसके ऊपर, प्रेशर पे। अगर हम लिखें एट कांस्टेंट, अब हम दो केस कर सकते हैं। केस वन क्या लिखा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर कर दिया तो dt क्या हो जाएगा, 0। ये टर्म 0 हो गई तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वेरिएशन आ गया dg के अंदर। तो dg कैसे वेरी कर रहा है, तो यहां पर हम लोगों लिखेंगे करली g लगा सकते हैं बाय किसके रिस्पेक्ट में, अब हम देखेंगे p के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर क्या आएगा, करली p और कांस्टेंट क्या मेरे पास, टेम्परेचर, दिस इज इक्वल्स टू v। तो यहां पर हमारे पास देखो अगर dt हमने कांस्टेंट कर दिया तो dt क्या हो गया, 0 हो गया, हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट। तो मेरे पास dg क्या हो गया, vdp। इसका मतलब अगर मैं p वाली टर्म को नीचे लेके आऊं, क्योंकि ये ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर हमारे पास आ गया dg इज इक्वल्स टू vdp, ऐसा आ गया। और ये कब आया है, एट कांस्टेंट, किस पे आया, टेम्परेचर पे। अगर p वाली टर्म को नीचे ले आए तो हमारे पास क्या आएगा, dg बाय dp, दिस इज इक्वल्स टू किसके, v के। और हमें पता है, अब मैं कांस्टेंट का साइन लगा देता हूं, किसी भी टर्म को कांस्टेंट करता हूं तो मैं इस d को डिफरेंशिएट को करली से रिप्रेजेंट कर देते, तो यहां से ये आ गया करली। तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया कैसे, कि जब हमारे पास चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसके इक्वल है, v के। तो हम इस एक्सप्रेशन को नेक्स्ट हमारे पास क्या करेंगे, इसको नंबरिंग कर देंगे, क्योंकि हमने नंबरिंग कहां तक की थी, यहां पर 3 हो गया था हमारे पास, इसको हम 4 बोल सकते हैं, इक्वेशन 4। तो ये क्या होगी, इक्वेशन 5। अगर हम यहां पे बच्चे इसी केस 2 के अंदर हम बात करें, केस 2 क्या होगा, अलग नहीं है। केस 2 क्या हो गया, अगर हम बोले एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट कर देंगे तो dp क्या हो जाएगा, 0। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया देन फ्रॉम इक्वेशन 4 बिकम क्या, क्योंकि अब हमने dp को 0 कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, dg इज इक्वल्स टू p 0 हो गया, ये v इंटू 0 0 इक्वल्स टू माइनस SDT।
अब यहां पर डी जी के नीचे क्या लिया हो, डी टी, दिस इज इक्वल्स टू माइनस एस। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, करली जी बाय करली टी, और कांस्टेंट क्या लिखा हम लोगों ने, पी, तो पी लगाएंगे तो यहां पे क्या आएगा, माइनस एस। तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 6। जनरली जो हम अपना नेक्स्ट करना वाले हैं, जिसके अंदर हम करेंगे गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या होती है बच्चे, हम ये सब कुछ सेम लिखेंगे, यहां से यहां तक लिखेंगे और इस रिलेशन को लाएंगे, और बस इससे आगे 2 स्टेप अलग होंगे। तो हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को भी करेंगे, तो यहां तक ये सेम है, केवल 2 स्टेप हमने चेंज करने, उन्हीं को हम अलग लिखेंगे, बाकी हमें 2 अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं। या फिर इसी के अंदर एक और हम बात कर लेते हैं क्या, कि मेरे पास कि टोटल गिव्स फ्री एनर्जी में क्या चेंज आएगा फॉर ए कंप्लीट प्रोसेस। देखो चेंज इन, या इसी में एक एक्सप्रेशन और लगा देते हैं, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, या गिव्स फ्री एनर्जी फॉर ए कंप्लीट प्रोसेस, फॉर ए कंप्लीट प्रोसेस, फॉर ए कंप्लीट प्रोसेस। अब किसके ऊपर हमारे पास यहां पर ये फॉर एन कंप्लीट प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस होगा, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो देखो अब इस जो इक्वेशन लिखी हम लोगों ने डीजी वीडीपी, इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा डीजी कांस्टेंट बार टी इक्वल्स टू वीडीपी, इस तरीके से लिख देते हैं बच्चे यहां पर। तो हम लिखेंगे वी नो दैट, कैसे, इस इक्वेशन को दोबारा लिखे तो इसमें अलग से लिख सकते हैं या सेम ही रहेगा, क्या था, डी जी इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एस डी टी, ये तो सेम इक्वेशन 4 है, एट कांस्टेंट किसके ऊपर, टेम्परेचर पे, क्योंकि हमने कांस्टेंट टेम्परेचर लिखा है, तो ये टर्म 0, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डी जी टी इक्वल्स टू वी डी पी। ये किसके लिए, ये फॉर स्मॉल चेंज है, दिस इज फॉर स्मॉल इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज, फॉर स्मॉल कैसा, इनफाइनाइट स्मॉल चेंज के लिए होता है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम, अब क्या, देखो हमारे पास अगर ये VDP था, अगर मैं बात करता हूं तो देखो इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग कर दें कैसे, अगर हम बोल दें यहां पे फ्रॉम प्रेशर P1 टू P2, P1 से कहां पे P2, ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये इसकी G की वैल्यू 2 चीजों पे डिपेंड कर रही थी बच्चे, एक टेम्परेचर पे, एक प्रेशर पे। अगर हमने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया तो मेरे पास क्या बचा, प्रेशर। तो अब हम बोल रहे हैं कि जो हमारा सिस्टम चेंज हुआ है वो कहां हुआ, P1 से P2 हुआ। तो अब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो इस DG को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा G ऐसा T, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट, ये क्या हो गया, VDP, दिस इज इक्वल्स टू VDP, और P1 से कहां पर, P2। अब V हमें पता है फॉर आइडियल गैस क्या होता है, PV इक्वल्स टू nRT, और V क्या हो जाएगा, nRT अपॉन P। अगर इसकी वैल्यू यहां पे पुट अप कर दे तो हमारे पास क्या मिलेगा, डेल्टा GT, दिस इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पे nRT तो फिक्स ही हो गया, तो nRT कांस्टेंट हो गया, दिस इज इक्वल्स टू P1 से P2, और यहां पर क्या आ जाएगा, DP बाय P। तो हमारे पास बच्चे ये जो इक्वेशन आएगी, जब हम इसका इंटीग्रेशन करते तो हमारे पास क्या मिलता है, डेल्टा जी टी, दिस इज इक्वल्स टू, ये ln p बनेगा, तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इज इक्वल्स टू nRT, इंटीग्रेशन करते तो हमारे पास आता है ln p2 अपॉन p1। तो ये फाइनली हमारे पास रिलेशन आ गया, कैसे, कि डेल्टा जी कांस्टेंट टेम्परेचर पे nRT ln p2 अपॉन p1। और हमें पता है अगर हम बोलें, अगर PV की टर्म में करें, अगर हम बात करें PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो हमें पता है अगर हम इसकी वॉल्यूम की टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, तो यहां से P2 अपॉन P1 क्या आ जाएगा, V1 अपॉन V2। तो अगर मैं इसकी वैल्यू भी पुट अप कर दूं तो डेल्टा GT, दिस इज इक्वल्स टू nRT ln V1 अपॉन V2। बच्चे ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास फॉर ए कंप्लीट प्रोसेस। अगर उसके अंदर जो प्रेशर है V1 से P2 जा रहा है, या अगर बोले उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है V1 से V2। तो जनरली जो हमने बोला था वेरिएशन ऑफ जी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो हमें ये रिलेशन दिखाना होता है। तो यहां पर वेरिएशन ऑफ जी विद टेम्परेचर इक्वल्स टू माइनस एस, एंट्रोपी चेंज माइनस के अंदर ये माइनस एस की इक्वल आ गया। वेरिएशन ऑफ जी विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो किसके इक्वल आएगा,
वॉल्यूम को डिफाइन करेगा। यानी कि वॉल्यूम की अगर हम डेफिनेशन दें कि वॉल्यूम को प्रॉपर्टी अगर हम वॉल्यूम को डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे, तो जी के अंदर अगर चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इट कॉल्ड वॉल्यूम। ऐसी एंट्रोपी की डेफिनेशन बोलेंगे तो वेरिएशन ऑफ जी विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंट्रोपी, ये माइनस के अंदर। और ये एक एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन था कि अगर हम कंप्लीट प्रोसेस के लिए चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी निकाले फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस तो ये आएगा nRT ln P2 अपॉन P1 nRT ln V1 अपॉन V2। ये ऐसा था। देखो बच्चे, इसके बाद हमारे पास आता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। जो भी हमने लिखा था वेरिएशन ऑफ जी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो रब करके हमने केवल लिखा है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अब हम इसकी डेफिनेशन देखें तो यहां पे लिख देते हैं, इसको बाद में रब कर देंगे यहां पे। तो मैं एक ऐसा लगा देता हूं क्योंकि इसको मैं सेम यूज करना चाहते हैं, इसके अंदर ही थोड़ा सा आगे लिखना है हम लोगों ने। तो हम क्या लिखें, अगर इसकी डेफिनेशन लिखें तो ये क्या बताता है, गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन रिलेट्स द चेंज इन फ्री एनर्जी विद एंथैल्पी चेंज and rate of change of gives energy with temperature। ये डेफिनेशन होगी, यानी कि गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन relates the change in free energy with enthalpy change and rate of change of gives free energy with temperature। तो ये हो गया। देखो अब इसके अंदर जो हम यूज करने वाले हैं, इस इक्वेशन को यूज करने वाले हैं, ये क्या हो गया, चेंज हो गया गिव्स फ्री एनर्जी, ये क्या है एंथैल्पी चेंज, और यहां पर क्या है एंट्रोपी। एक्चुअली हम क्या करना, देखो जब हमने वेरिएशन ऑफ जी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर देखा, हम लोगों ने इक्वेशन 1 किया था, H1 के अंदर H की वैल्यू पुटअप की, फिर H के अंदर हम लोगों ने ds की वैल्यू, उसके अंदर Q रिवर्सिबल की वैल्यू, और हमने ये रिलेशन निकाल दिया। अब हमने गिव्स हेल्महोल्ट्ज में हमने जो ये S की वैल्यू आ गई, हम इस इक्वेशन 2 के अंदर देखो फर्स्ट हमें तो ये वैल्यू निकालना पड़ता है, S की वैल्यू ये आ गया कि हमारे पास S की वैल्यू क्या है, G है, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर देखना चाहते हैं क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर क्या है, दिस, ये इसके इक्वल आ गया हमारे पास। तो अब हमें पता है, वी नो, अगर हमें इसका डेरिवेशन करना तो हम सेम यहां तक ऐसे कैसा करेंगे, बस हम एक एक्सप्रेशन इसमें छोड़ सकते हैं। वो कौन सा है, ये फर्स्ट केस वाला, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो लिखेंगे d इज इक्वल टू VdP माइनस SdT एंड एट कांस्टेंट प्रेशर dP इक्वल्स टू 0। अब लिखेंगे वी नो क्या कि हमारे पास dg करली g क्या किसके इक्वल है, ये ऐसा करली g बाय या dg बाय करली g बाय करली t p इक्वल्स टू माइनस s। अब हम लिखेंगे इफ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम किससे, S1 टू S2 की एंट्रोपी चेंज S1 से S2 हो गई। तो अब इसी के अंदर क्या लिखेंगे, तो अब हम यहां पे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं कैसे, कि करली G1 अपॉन करली T P इक्वल्स टू माइनस S1 एंड यहां पर दूसरा क्या हो जाएगा, करली G2 डिवाइडेड बाय करली T P दिस इज इक्वल्स टू माइनस S2। अब हम दोनों का चेंज करें S2 माइनस S1 का, तो मेरे पास क्या हो सकता है, एंड नाउ देयरफॉर अगर वो सिस्टम 1 से S2 तक गया, एंट्रोपी पहले S1 थी S2, तो ये क्या किसके इक्वल आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं यहां पर करली G2 माइनस G1 डिवाइडेड बाय करली T एट कांस्टेंट P दिस इज इक्वल्स टू माइनस S2 और माइनस S1, क्योंकि चेंज हम ऐसा करते हैं। तो यहां से क्या आएगा, दिस इज इक्वल्स टू करली G2 माइनस G1 को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा G, या इसको G2 माइनस G1 को क्या लिख सकते हैं यहां से, अब ऐसा करली डेल्टा G अपॉन करली T P दिस इज इक्वल्स टू माइनस S2 और यहां से क्या हो जाएगा प्लस S1। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, माइनस करली डेल्टा G बाय करली T एट कांस्टेंट P दिस इज इक्वल्स टू S2 माइनस S1 और S2 माइनस S1 किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा S।
अगर हम डेल्टा एस की वैल्यू हमें पता चल गया, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा एस। अब डेल्टा एस की वैल्यू हमारे पास आ गई क्या, माइनस करली डेल्टा जी बाय करली टी पी। इस इक्वेशन की वैल्यू हमें निकालनी थी डेल्टा एस की, और हमें इस इक्वेशन 2 में वैल्यू पुटअप करनी, और हमें कुछ नहीं करना, गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। बच्चे पहले हमने एस की वैल्यू निकाली, एस किस लिए निकाली, क्योंकि हमें यहां पे डेल्टा एस की वैल्यू पुटअप करनी है। और अब हमें जब देखा कि S1 से S2 जाएगा तो ये चेंज आ जाएगा। अब बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस, बाय पुटिंग the value of delta s in equation 2, इन इक्वेशन 2 के अंदर हम डेल्टा एस की वैल्यू पुट अप कर दे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो गई, दिस इज इक्वल्स टू क्या, ये माइनस वाली टर्म है और ये माइनस वाली टर्म, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा करली डेल्टा जी बाय करली टी एट कांस्टेंट पी। ये जो इक्वेशन है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच प्लस टी करली डेल्टा जी बाय करली टी पी, दिस इज कॉल्ड गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इसका एक वेरिएशन और आ जाता है, अगर मैं इस इक्वेशन को 1/t² से डिवाइड कर दूं, यानी कि t² से अगर इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें, अब यहां पर भी इसको छोड़ सकते हो, ये हमारा आंसर हो जाएगा कि हमारे पास क्या रिलेशन था। देखो इसकी डेफिनेशन क्या लिखी थी, हाउ गिव्स फ्री एनर्जी चेंजेस, तो ये गिव्स फ्री एनर्जी चेंज हो गया, चेंज विद एंथैल्पी चेंज रिलेट्स, तो ये एंथैल्पी चेंज आ गया, प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर, ये क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर। तो ये एक इक्वेशन आ गई जिसमें एंथैल्पी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज और रेट ऑफ चेंज ऑफ जी विद टेम्परेचर की इक्वेशन को कोरिलेट करता है। दिस इज गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो आप यहां पर इसको छोड़ सकते हो, या आपको केवल 2 स्टेप एक्स्ट्रा लिखने बच्चे, ये हमारा आंसर हो गया। अनदर फॉर्म ऑफ अगर करते नाउ, अगर हम दूसरी फॉर्म देखें क्या लिख सकते हैं, अगर हम लिखें डिवाइड दिस इक्वेशन बाय टी स्क्वायर, डिवाइड दिस इक्वेशन बाय टी स्क्वायर। अगर टी स्क्वायर से अगर हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या मिलेगा, डेल्टा जी, इसको अब ऊपर लिख सकते हैं, देखो डेल्टा जी बाय टी स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1/t करली डेल्टा जी अपॉन करली टी एट कांस्टेंट पी। अब इस वाली टर्म को मैं इस साइड लेके आ जाऊं, देखो, या इस वाली टर्म को यहां पे लेके आ जाऊं, तो मेरे पास क्या बनेगा 1/t करली डेल्टा जी अपॉन करली टी पी माइनस डेल्टा जी अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको मैं इस साइड लेके आऊं तो माइनस डेल्टा एच अपॉन टी स्क्वायर। और ये दो है, अगर हम मैथमेटिक्स के अंदर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू करली डेल्टा जी अपॉन टी करली, ये डेल्टा जी अपॉन टी अपॉन करली टी एट कांस्टेंट पी, दिस इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच अपॉन टी स्क्वायर। क्यों हुआ, देखो इसी को ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि करली जी बाई टी है तो हमारे पास ये u और v हो गया, तो u अपॉन v हो गया, तो एक बार मुझे g के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर मैं g के रिस्पेक्ट में करूंगा तो मेरे पास तो ये सेम आ जाएगा, और मेरे पास g के रिस्पेक्ट में करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, करली जी बाई अपॉन नीचे t आएगा ही आएगा। और दूसरी बार मेरे को t के रिस्पेक्ट में करना है, जब t के रिस्पेक्ट में करूंगा तो डेल्टा जी ऐसे कैसा रहेगा, और t का क्या होगा 1/t² और माइनस का साइन। तो जब हम इसका करते हैं तो ये शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा। तो ये क्या है, सेकंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यानी कि ये क्या है, सेकंड एक्सप्रेशन ऑफ गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ये सेकंड इक्वेशन या एक्सप्रेशन है, और ये क्या था, फर्स्ट एक्सप्रेशन था। तो अच्छे हमारे पास गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन थी जिसने हमने सेम मेथड से किया था, और फाइनली आप यहां पर भी आंसर छोड़ सकते हो, या आपको सेकंड एक्सप्रेशन लिखना है तो ये हमारे पास टी स्क्वायर से डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड एक्सप्रेशन ऑफ गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। और इसकी जो यूज है हमारे पास, इसकी एप्लीकेशन है, वो हम जब हम ए के बारे में बात करेंगे, वर्क फंक्शंस, और उसके टर्म में हम वहां पे डिफाइन करेंगे, या वहां पर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये था जी। तो इसके बाद हमारे पास आता है ए, यानी कि हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, या हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, या जिसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। फाइनली बच्चों, जो टॉपिक अभी तक हमने कवर किया है उसके बेस के ऊपर आपको कुछ एमसीक्यूज ट्राई करने हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, इसमें आपको बताना इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अवेलेबिलिटी फंक्शन ऑफ ए क्लोज सिस्टम इज गिवन बाय,
हम जी को अवेलेबिलिटी फंक्शन भी बोलते हैं। अब आपको बताना है कि इसके अंदर से जी के लिए कौन सा हमारा फंक्शंस जो रिलेशन आएगा वो कौन सा करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, गिव्स फंक्शन जी इज गिवन बाय। हम जी को किस फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अवेलेबिलिटी इज ए कंपोजिट प्रॉपर्टी। आपको बताना है कि जो अवेलेबिलिटी होती है ये कंपोजिट प्रॉपर्टी है या नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इफ द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल द यूजफुल वर्क इज लेस देन द मैक्सिमम। आपको बताना है कि अगर कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसमें जो यूजफुल वर्क होगा वो मैक्सिमम वर्क से ज़्यादा होगा या नहीं होगा, ये बात ट्रू है या फॉल्स है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, कि गिब्स फ्री एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 7 है, द इक्वेशंस दैट रिलेट एंथैल्पी, टेम्परेचर एंड एंट्रोपीज। आपको बतानी इसमें से कौन सी इक्वेशन एंथैल्पी, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी को रिलेट करती है। फाइनली है, इफ द एंथैल्पी चेंजेस फॉर ए रिएक्शन इज जीरो डेल्टा जी नोट इज इक्वल्स टू। अगर कह रहा है कि हमारे पास अगर एंथैल्पी चेंज किसी रिएक्शन के लिए अगर जीरो है तो जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होगा वो किसके इक्वल होगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको ट्राई करने हैं।